अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि जिसमें हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट, मूवमेंट एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। और सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम लोग इनकी इंटर कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोसेसेस के नेम देखेंगे और वो किस तरह अचीव होते हैं। उसके बाद चेंजेस इन द अरेंजमेंट, मूवमेंट एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे ज़हन में आता है, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज mass and occupies space. Anything that has mass and occupies space is called matter. इसका मतलब तो ये हुआ ना कि पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैटर हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेबल, वाटर एंड गैस, हाइड्रोजन गैस। अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि कोई ऐसी चीज जो कि मैटर ना हो, द थिंग दैट इज नॉट मैटर, क्या हो सकती है? okay. वो हमारे इमोशंस हो सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 3 स्टेट्स आ जाती है मैटर की। सबसे पहली स्टेट सॉलिड, सेकंड स्टेट लिक्विड एंड थर्ड स्टेट आपके पास आ जाती है गैस। ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अब आप देख रहे होंगे यहां पर ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, और स्टेट्स ऑफ मैटर की आगे से हमने 3 चीजें डिस्कस करनी थी जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है। पहली हमने क्या डिस्कस करनी थी? अरेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। एक और फैक्टर मैंने इंक्लूड किया, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने ये एक फैक्टर इंक्लूड किया। अब आप मुझे इधर से ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अगर आप देखें सॉलिड के अंदर, तो ये क्या है? ये ऑर्डरली अरेंज्ड, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। लिक्विड के अंदर देखें तो ये थोड़ी सी डिस्टोर्शन है, तो इसका मतलब इसके पार्टिकल्स डिसऑर्डरली अरेंज्ड। और गैस के पार्टिकल्स ये फार अवे हैं और रैंडम अरेंजमेंट। ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट के अलावा अगर आप डिसऑर्डरली अरेंजमेंट लिख देते हैं वो भी एक्सेप्टेबल है, उस पे मार्क्स नहीं कटेंगे, वो भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। आप ये पार्टिकल्स को देखें, क्या इनके अंदर कोई स्पेस है मूवमेंट के लिए? तो इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स डू नॉट मूव। It's mean that the particles vibrate only on fixed position. Vibrate only. Now, लिक्विड की तरफ अगर आप देखें तो इसके पार्टिकल्स जो हैं उनकी मूवमेंट थ्रू आउट द लिक्विड होंगे, थ्रू आउट द लिक्विड। इट्स मीन दैट पूरे लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स होंगे वो लिक्विड के अंदर ही मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद गैस के पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स मूव एनीवेयर। ठीक है, एनीवेयर, कहीं भी मूव करेंगे, रैंडम मूवमेंट भी लिख सकते हैं, रैंडमली मूव। और लास्ट पे अब एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड करती है मूवमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है? मूवमेंट पे। अच्छा, अब आप मुझे बात बताएं, यहां पर सॉलिड के अंदर मूवमेंट तो है नहीं, इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी? वेरी लेस। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसकी एनर्जी तो होनी नहीं चाहिए। अगर एनर्जी ना होती तो इसका मतलब वाइब्रेट भी ना होते। कुछ ना कुछ एनर्जी है तो वो अपनी प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिक्विड की एनर्जी मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज्यादा होती है बट लेस देन
गैस पार्टिकल्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गैस पार्टिकल्स की बात करें तो इसकी वेरी हाई एनर्जी होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत इजीली मूव कर जाते हैं, वो एक ज्यादा फार अपार्ट होते हैं। अच्छा, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम डिक्रीज पे डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है? वॉल्यूम डिक्रीज पे, वॉल्यूम पे। अच्छा, अब आप मुझे एक चीज बताएं, अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करते हैं, आप इसको प्रेस करते हैं, क्या इसके पार्टिकल्स कंप्रेसिबल होते हैं? देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी। अब गैस के अंदर तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। क्यों? जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी क्या है? प्रेशर फैक्टर। और अगर आप इसके ऊपर गैस के पार्टिकल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, तो इट्स मीन दैट गैसेस आर कंप्रेसिबल। अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड भी कंप्रेसिबल नहीं होते। इनके पार्टिकल्स को अगर आप कंप्रेस करना चाहें तो वो कंप्रेस नहीं होंगे, वो उसके अंदर वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा। जब भी वॉल्यूम का चेंज आया तो तब आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेशर के अप्लाई करने से वॉल्यूम कम हो गया और ये गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए। नेक्स्ट, इंटरकन्वर्जन बिटवीन द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हम सॉलिड और लिक्विड की कन्वर्जन चेक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सॉलिड को जब भी हम हीट करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, इसकी एग्जांपल है आइस टू वाटर। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें कि लिक्विड को जब हम कूल डाउन करते हैं वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग प्रोसेस। और यही एग्जांपल वाटर टू आइस आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉइलिंग और कंडेंसेशन। ठीक है, अब बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड को जब हम बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो इसके पार्टिकल्स गैस में चेंज होते हैं। इट मींस दैट वाटर लिक्विड स्टेट में, लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम गैस के पार्टिकल्स को कूल डाउन करते हैं, पार्टिकल्स कम्स क्लोजर। ये गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं, पार्टिकल्स कम्स क्लोजर। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि गैस पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट होके? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। यही एग्जांपल वाटर वेपर से वाटर लिक्विड बन गया दोबारा, वेपर्स टू लिक्विड। ठीक है, इसको हम लोग स्टीम टू लिक्विड भी लिख सकते हैं, वेपर्स की जगह आप स्टीम लिख लें। उसके बाद लास्ट सब्लिमेशन और डेपोजिशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड को जब हम हीट करते हैं, इसके पार्टिकल्स को हीट करते हैं, तो ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट पासिंग द इंटरमीडिएट स्टेट। लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। तो इसमें जो चीज है वो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम लोग सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिनको जब हम कूल डाउन करें तो वो डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग डेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब आप ये पास पेपर क्वेश्चन देख रहे होंगे। ठीक है, इसको रीड इट आउट एंड देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। अब आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट प्रोसेस हो रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब आप मुझे बताएं कि लिक्विड से गैस में क्या हो सकता है? सोचें।
लिक्विड से गैस के अंदर जब कन्वर्जन होगी तो इसका मतलब आप पार्टिकल्स को हीट अप कर रहे हैं, हीट करके वो गैस में चेंज हो रहे हैं। इस प्रोसेस का नेम आपने जो है वो आपने देखना है, इस प्रोसेस का नेम। अब इस प्रोसेस का नेम क्या हो सकता है? इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन। तो इसका मतलब एक्स प्रोसेस हमारा क्या हुआ? इवेपोरेशन। अब गैस को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया, इसका मतलब स्टीम को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया, वाटर वेपर से वाटर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? कुछ बच्चे इसको कूलिंग लिखेंगे, बट इसका राइट प्रोसेस का नेम जो चेंज ऑफ स्टेट है वो कंडेंसिंग है। ठीक है, तो ये आपका वाई हो गया। उसके बाद आपने इसको देखना है, लिक्विड को जब हम सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब लिक्विड को कूल डाउन करें तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। तो ये हमारा जी हो गया। एक चीज याद रखनी है, जहां पे y लिखा हुआ है, जहां पे x लिखा हुआ है, x की जगह इवेपोरेटिंग लिखना है, उसकी जगह पर ही आंसर करना है। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। एक और पास पेपर क्वेश्चन, यहां पर आप डायग्राम देख रहे हैं, पार्टिकल्स की सब्सटेंस आर अरेंज्ड इन 2 ऑफ दीज स्टेट्स। सॉलिड और गैस के अंदर अरेंजमेंट उसने करके दी हुई है। अब आपने लिक्विड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट करनी है। ये पहला आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब आप इसमें पार्टिकल्स को करीब करीब इस तरह ड्रॉ कर देंगे पेपर में और आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। देयर आर स्मॉल गैप्स, छोटे छोटे गैप्स आपने इसमें छोड़ देने हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के दरमियान ये देखें, ये छोटे से गैप्स मैंने छोड़ दिए। उसके बाद आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ मैटर दैट कंटेन्स पार्टिकल्स विद द लीस्ट एनर्जी। सबसे कम एनर्जी किसकी है? अब आप देख रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल्स, एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी? मूवमेंट पे। अब मूवमेंट किसकी कम है सबसे? सॉलिड पार्टिकल्स की, तो सॉलिड की लीस्ट एनर्जी होगी। नेक्स्ट, अब ये एक और जो है चेंज ऑफ स्टेट्स का क्वेश्चन है, वाटर टू आइस। यहां से आपने बॉक्स में से देखना है और आपने मार्क आउट करना। वाटर टू आइस, इसका मतलब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? लिक्विड से सॉलिड, फ्रीजिंग। सेकंड प्रोसेस, स्टीम टू वाटर। इसका मतलब स्टीम क्या है? गैस है, गैस से लिक्विड स्टेट में आ रहा है, गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। उसके बाद ठीक है, अब एक और चीज इंक्लूड करता चलूं यहां पर, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। अच्छा, अब मेल्टिंग पॉइंट्स यहां पे लिख लिया, एमपी मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट हियर। अब एक चीज याद रखनी है आपने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां पर सॉलिड होगा, फिर दरमियान में आपको पता लिक्विड होता है और इसके बाद गैस होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर अगर कम हो तो सॉलिड स्टेट में, मेल्टिंग पॉइंट से टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो लिक्विड स्टेट में। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर हो तो किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो गैस स्टेट में। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, जस्ट ऑक्सीजन, मैं इसकी स्टेट नहीं लिख रहा। ठीक है, अब मुझे कहता है ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस है। और आपको कहता है कि एट 250 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑक्सीजन? ये क्वेश्चन आ जाता है। अब आपने इसकी स्टेट बतानी है। अब आप देखें कि मेल्टिंग पॉइंट से ये टेम्परेचर ज्यादा है ना, और बॉइलिंग पॉइंट से ये टेम्परेचर कम है। इट मींस दैट इसकी स्टेट क्या हुई? लिक्विड स्टेट। ठीक है, इसकी रीजन में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे रीजन में 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज between
द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर ये टेम्परेचर कम दे देता, आपको कहता कि 200 से कम है, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देता, फिर ये किस स्टेट में होना था? 150 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में। और आपने इसके रीजन में लिखना था बिकॉज एट 150 डिग्री सेल्सियस दैट टेम्परेचर इज बिलो द मेल्टिंग पॉइंट, सो दैट्स व्हाई इट इज इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, होपफुली आपको सारी समझ आ चुकी होगी।